मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी फाउंडेशन नायक बैच 2025 जो इंडियन पॉलिटी है उसकी पहली क्लास का रिवीजन हम करेंगे, जो नवीन सर की क्लास है। नवीन सर की क्लास के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है। फिर देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 1600 से 1853 तक के चार्टर एक्ट, और फिर नेक्स्ट क्लास में 1858 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तक की संवैधानिक विकास। फिर हम देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 और 1937 का प्रांतीय चुनाव। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 2000, कैबिनेट मिशन 1946। फिर देखेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की समिति और उप समिति, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के भाग। तो संविधान के स्रोत, संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन मुख्य रूप से 10 देशों के संविधानों से भारतीय संविधान में बातें ग्रहण की गई हैं। फिर देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, जैसे भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 4A में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, और वर्तमान में आर वेंकट रमणी। फिर देखेंगे संसद और संसद की कार्रवाई कैसे होती है, और संसदीय समितियां, विधेयक और उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी, जिसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर देखेंगे राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, संघ राज्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या क्या होते हैं, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग। फिर देखेंगे राजभाषा, और भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा है हिंदी। भाग कौन से भाग में वर्णन है ये आप बताना आपको कमेंट बॉक्स में, और ये अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। फिर देखेंगे लास्ट टॉपिक होगा सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 बिल पेश किए जा चुके हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। और आज का पहला टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। संविधान, संविधान सम और विधान दो शब्दों के मेल से बना है। सम का मतलब है समान और विधान का मतलब है कानून, यानी कि किसी भी राष्ट्र में वहाँ रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। ऐसा कर्तव्य किसका है, संविधान का है। तो संविधान की परिभाषा क्या होगी, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन या समूह जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। किसी देश का शासन चलाने के लिए जिन भी नियम या कानूनों की आवश्यकता होती है उन नियमों या कानूनों का संकलन संविधान कहलाता है। और शासन क्या होता है, शासन एक शासक के द्वारा अपने राज्य के संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था ही संचालन कहलाती है। जब कोई शासक अपने राज्य में संचालन करने के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए कुछ नियम या कायदे कानून बनाता है और उसके लिए व्यवस्था को स्थापित करता है तो उसे ही हम शासन कहते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या है, जब संविधान है और संविधान में कुछ बातों को लिखा गया है, लेकिन जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो वो राज्य व्यवस्था ही उसको लागू करती है। तो संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है।
जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17 है, जिसमें अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। ये संविधान में लिखा गया है। और इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें छुआछूत का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 महीना और अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसमें कम से कम 100 रुपये और अधिकतम से अधिकतम 500 रुपये जुर्माना की भी घोषणा की गई है। तो ये जो अधिनियम है ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 17 को लागू करने की कोशिश कर रहा है और यह संविधान को व्यवहार में लागू करना चाह रहा है, इसलिए ये है राज्य व्यवस्था। और अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है, ये संविधान में के अंतर्गत आएगा। और छुआछूत का वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में समाज का वर्गीकरण कार्य के आधार पर किया गया था, जन्म के आधार पर नहीं। और कार्य के आधार पर 4 वर्गों में इसको बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा संबंधी कार्य करते थे, क्षत्रिय रक्षा संबंधी कार्य करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और सभी वर्गों की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य माना जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उत्तर वैदिक काल में ये सभी वर्ग कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गए। और इस प्रकार भारतीय समाज में छुआछूत की अवधारणा पैदा हो गई। और उसके लिए जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो अनुच्छेद 17 को रखा गया, जिसमें छुआछूत का अंत करने की बात कही गई। लेकिन इसको व्यवहार में लाने के लिए नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को लाया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में लव मैरिज करने का हमको अधिकार है। सांस लेना, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। 4 जून 2011 को रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में सोते हुए लोगों पर पुलिस कार्रवाई की गई थी, जिसमें बाबा रामदेव भी शामिल थे और वे किसी प्रकार की व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा रहे थे, यानी कि अपनी नींद ले रहे थे। और नींद में खलल डालने की वजह से, नींद में उनको परेशान करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है। और जब कोई सो रहा है और किसी व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा रहा है तो उसको सोने से नहीं रोका जा सकता। तो सोने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कि क्या क्या चाहिए, तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक संसद होनी चाहिए जो विधि निर्माण या कानून निर्माण का कार्य करती है। एक न्यायालय होना चाहिए जो कानूनों का पालन न करे उनको दंड दे। और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और गैर संवैधानिक संस्था, तो यहाँ पर हम देखेंगे संस्थाओं के प्रकार क्या होते हैं। तो संस्थाओं का विभाजन 3 आधार पर किया जाता है। सबसे पहला आधार है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक से ही हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जिनका वर्णन संविधान में है उनको संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है और निर्वाचन आयोग 324 से 329 में है। तो ये हो जाएंगे संवैधानिक आयोग। फिर आते हैं असंवैधानिक आयोग जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। संगठन तो ये होते हैं लेकिन संविधान का पालन नहीं करते बल्कि उसका उल्लंघन करते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन, आतंक को बढ़ावा देने का मुख्य कार्य होता है। माओवादी संगठन चाइना से ये स्टार्ट हुए थे। और माओ जेडोंग जो 1950 से 1951 तक रहे थे। ये सब, इनका कथन था कि सभी राजनीतिक शक्तियां बंदूक की नाल से पैदा होती हैं। जितनी भी राजनीतिक शक्ति हैं बंदूक के बल पर ही वो हमारे पास आ सकती हैं। तो बंदूक की नाल से ही राजनीतिक शक्तियां पैदा होती हैं। तो ये कहा था माओ जेडोंग के द्वारा। और माओवादी संगठन का उद्देश्य था वंचित वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए आंदोलन करना।
जो वंचित वर्ग है उसको सामाजिक और राजनीतिक उत्थान प्रदान करना, इसके लिए होते थे माओवादी संगठन। और नक्सलवादी संगठन भारत में 1967 में शुरू हुए थे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से। और नक्सलवादी इनका नेता था चारू मजूमदार और इनके सहयोगी थी कानू सान्याल। और नक्सलवादी आंदोलन जमींदारों के खिलाफ अपने हितों की सुरक्षा के लिए शुरू हुए थे। शहरी नक्सलवाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों के नक्सलवादी आंदोलन के समर्थन करने वाले कहलाते हैं शहरी नक्सलवाद। नक्सलवाद को रोकने के लिए एक एक्ट भी आया है, UAPA एक्ट, जो 1967 में आया था। और इसका मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल का मतलब है गैर कानूनी एक्टिविटीज गतिविधियां, प्रिवेंशन रोकथाम एक्ट अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो UAPA एक्ट कब आया था? 1967 में। और भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में ही हुई थी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है? जब किसी एक्ट की व्याख्या की जाए तो एक्ट की व्याख्या करने वाले बिंदु कहलाते हैं धारा, और संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु ये कहलाते हैं अनुच्छेद। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। एक्ट का वर्णन करने वाले कहलाएंगे धारा, और संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु कहलाएंगे अनुच्छेद। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है। नेक्स्ट, तीसरा आधार, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं होता और ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था का हिस्सा ये होती हैं। और इनका गठन दो तरह से होता है, यानी कि दो प्रकार से इनका गठन होता है। पहला आधार है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जैसे 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो भी आयोग बनाया जाएगा उसको कहेंगे कार्यकारी संस्था। तो नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है। और दूसरा आधार है संसद, जिनके लिए कानून लेकर आएगी, जो अधिनियम लेकर आती है, कानून लेकर आती है, उनको कहते हैं सांविधिक संस्था। तो सांविधिक संस्था और कार्यकारी संस्था ये होते हैं गैर संवैधानिक संस्था। संविधान में जिक्र नहीं होता, लेकिन संसद की कार्यवाही के द्वारा बनाया जाए तो सांविधिक, और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर बना दी जाए तो उसको कहेंगे कार्यकारी संस्था। जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में बनाया गया है एक कानून के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 के अधिनियम से बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अधिनियम से बनाया गया है। तो ये सभी हो जाएंगे सांविधिक संस्थाएं। संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान के नियमों का पालन सबको करना चाहिए और पालन न करने वालों पर सजा होनी चाहिए। राजतंत्र में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? राजा। और लोकतंत्र में कानून निर्माण का कार्य लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। और अब्राहम लिंकन ने तो कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन है। तो यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र में कानून निर्माण का कार्य करते हैं, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाते हैं। संविधान के काम क्या क्या है? संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराया जाए जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का उद्देश्य समाज के सदस्यों के बीच जो जुड़ाव है और विश्वास बनाए रखना ही इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य, संविधान में निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास है, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान यह बताएगा कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और वर्तमान में निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास है। और सरकार का निर्माण कैसे होगा, कैसे चुनाव होंगे, वो सभी विधि संविधान ही बताता है। तीसरा कार्य है वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएगी जिनका उल्लंघन कभी न कर सके। ऐसा ना कर सके कि कोई सरकार तानाशाही बन जाए। लोकतंत्र व्यवस्था में
वो अपना तानाशाही रवैया न अपनाए। इसके लिए संविधान उस पर कुछ सीमाएं, कुछ प्रतिबंध भी लगाता है और उसका उल्लंघन कभी न कर सके। और इसलिए ही लोकतंत्र में एक निश्चित कार्यकाल के बाद जो चुनाव होते हैं, अगर जनता चाहे तो सरकार को बदल भी सकती है। तो कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं संविधान के द्वारा और उनका उल्लंघन नहीं कर सकती सरकार। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जीवन जीने का अधिकार है, और 19(1)(d), 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, अनुच्छेद में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, राज्य की सीमा के भीतर हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे अधिकार। और आपातकाल में भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार लग चुका है 356 में। और राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसको लगाया जाता है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे ही बने रहते हैं और बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 359 में बताया गया है। यानी कि मौलिक अधिकारों पर आपातकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अनुच्छेद 359 में बताया गया है। अनुच्छेद 20, इसमें दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में बताया गया है। और एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, दोहरी सजा नहीं हो सकती। और सजा भी कैसे होगी? अपराध घटित होने के समय कानून के अनुसार ही सजा होगी। यानी कि अगर किसी ने 2005 में कोई मर्डर कर दिया और उस समय उसकी सजा है 2 वर्ष की जेल, और बाद में 2007 या उसके बाद हत्या करने की सजा 4 वर्ष हो गई, तो उसको 2005 के अनुसार ही सज़ा मिलेगी, नई सज़ा उसको नहीं मिलेगी। और एक ही बार सज़ा मिलेगी, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिल सकती है। और संविधान का चौथा कार्य है सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करना, ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। समाज में अन्याय न हो, समाज में न्यायपूर्ण स्थापना हो सके, इसलिए सरकार को कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं और सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान भी करता है। 1982 में एशियन गेम्स हुए थे भारत में दूसरी बार, लेकिन वैसे 8वां क्रम था। और पहली बार हुए थे 1951 दिल्ली में, और 1982 में भी दिल्ली में ही हुए थे। और ठेकेदार ने कुछ मजदूरों को हायर कर लिया था और न्यूनतम मजदूरी इनको नहीं मिली थी। तो बाद में मजदूरों के बारे में पता चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ठेकेदार से उनकी मजदूरी वसूली जाए और उसके बाद इनको मजदूरी दी जाए। तो ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है। एक व्यक्ति थे मचल लालुंग, जो असम के थे और 23 वर्ष की आयु में 1951 में हिरासत में लिए गए थे। और सामान्य मारपीट, जो धारा IPC की धारा, अब तो BNS हो गई है, भारतीय न्याय संहिता, IPC की धारा 323 के तहत सामान्य मारपीट के मामले में गए थे। उसके लिए थोड़ी सी सज़ा का प्रावधान होता है, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो गरीब समाज से संबंधित था। और 2005 में उसको, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और इत्यादि संगठनों के आधार पर इसको रिहा कर लिया गया और 54 वर्ष बाद इसको रिहा किया गया। तो ऐसे समाज में जो जिनकी पहुंच अच्छी नहीं है या जो निम्न समुदाय से संबंधित होते हैं, उनको अच्छा न्याय प्रदान करना भी भारतीय संविधान का मुख्य कार्य है। और ज़्यादातर संविधान होते हैं जो लिखित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर अलिखित संविधान होते हैं। और लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। इंग्लैंड या ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, अब तक लिखा नहीं गया है। तो आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF, पहली क्लास है तो इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।